हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, एमसीक्यू सीरीज जो आपकी चल रही है आपके एग्जाम के लिए, आई थिंक कुछ ना कुछ बेनिफिशियल जरूर रहेगी। आप जैसा कि हमारा मोटो है इस सीरीज का, 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन एंड 20 मिनट्स। यानी आपको जो 20 मार्क्स सीबीएसई क्लास 12th में लेने हैं उसके लिए आप 20 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो एमसीक्यू में तो उनका करने का कोई फायदा नहीं है। और हमारा मोटो भी यही है कि हम इस सीरीज के थ्रू आपको वो सारे क्वेश्चन करा सके जो सीयूटी में पूछे गए हैं, जो सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे गए। तो इस पूरी पीडीएफ की, इस पूरी सीरीज के अंदर हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें मोस्टली क्वेश्चन वहीं से लिए गए जो सीयूटी में आ चुके हैं या फिर सीबीएसई क्लास 12th के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसके जो बाकी चैप्टर्स हैं उसके लिए आई बटन में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, तो बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यू भी आप वहां से कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसके लिए आप हमारा जो बैच है, अभी जो बैच चल रहा है करंटली, पक्का पास बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब से अगर तैयारी कर रहे हैं तो वन शॉट के थ्रू तैयारी कर सकते हैं, या फिर हमारे जो पेड बैचेज हैं क्रैश कोर्स के, आप वो भी उसमें भी इनरोल कर सकते हैं, जो उसमें और क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, उनसे आप अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उस पर हम चलते हैं, इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स के क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन 1, 3, 5, 7, देन द वेरिएंसेस। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्योंकि अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में आप गड़बड़ करके आ सकते हो। क्यों यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसी बात कि आप इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा आपको दे रखा है ये एक पॉपुलेशन का डाटा दे रखा है और पॉपुलेशन का आपसे वेरिएंस पूछ रहा है। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है मीन। सबसे पहला काम तो हमें मीन निकालना। तो यहाँ पर देखो 7, 5, 12, 12 और 4, 16। 16 को डिवाइड किया हमने 4 से, तो मीन तो इसका आ गया 4। फिर आपको चाहिए होता है डेविएशन, एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 1 - 4, इसका स्क्वायर करना है। 3 - 4, ये सिर्फ मैं आपको लिख कर समझा रहा हूँ, या आप फटाफट काम वर्बली भी कर सकते हो फटाफट। उसके बाद फिर 5 - 4, 7 - 4। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 3। 3 का स्क्वायर 9 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 10 इधर हो गया, और 10 इधर हो जाएगा, मतलब 20 आ गया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जो वेरिएंस आपसे पूछा है, तो उसमें आपका फार्मूला बन गया सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब आपने यहाँ पर जो फार्मूला पढ़ा होगा ना, वो n - 1 वाला फार्मूला पढ़ा होगा, इसलिए कह रहा था इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना कि ये सीयूटी में पूछा गया था क्वेश्चन। एन आपको यूज तब करना है, आपको पॉपुलेशन का डाटा दे रखा है, पॉपुलेशन का ही आपसे वेरिएंस पूछ रहा है। अगर डाटा सैंपल का दिया होता है और फिर पॉपुलेशन का वेरिएंस पूछेगा, तो उस केस में n - 1 यूज होता है। अगर सैंपल का डाटा दे रखा है, सैंपल का ही वेरिएंस पूछेगा, तो n यूज होगा। मतलब जिसका डाटा दिया हुआ है उसी का वेरिएंस या उसका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, तो आपको n यूज करना है। लेकिन अगर डाटा पॉपुलेशन डाटा आपको सैंपल का दे रखा है और पॉपुलेशन की एस्टिमेटेड वैल्यू पूछता है, तो वहां पर n - 1 यूज होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ क्योंकि वेरिएंस है तो रूट आपको नहीं लगाना। तो 20 ÷ 4, ये आ जाएगा आपके पास 5। ऑप्शन बन गया फर्स्ट का सी। सेकंड में देखो, एक सिंपल रैंडम सैंपल कंसिस्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। यहाँ तो खैर पॉपुलेशन मीन पूछा है, तो पॉपुलेशन मीन की पॉइंट एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है या सैंपल मीन निकालना है, वो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए आप इन सबको प्लस करेंगे। ठीक है, 11 और 9 20, तो ये हो गया। और कोई डायरेक्टली तो खैर ऐसा नहीं होगा। चलिए, 20 ये हो गया, 20, 30, 40, 40 और 20, 60, 60 और 20, 80, 80 और 5 85, 85 और 3 88, 88 और 8 96, 96 हो गया ये। ठीक है, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन है, तो 16 6 96। आंसर आ गया आपका सेकंड का ए। A simple random sample consists of 4 observation. The point estimate of population standard deviation. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये कह रहा है कि सैंपल है, सैंपल का ये डाटा है, आपसे पूछ रहा है पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। डाटा आपको वही दे रखा है जो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा था, 1357। 1357 यानी मीन इसका 4 आएगा, डेविएशन का स्क्वायर 20 आएगा। ठीक है, इसको हम सीधा यूज कर लेते हैं।
कि मीन यहाँ पर, मीन की खैर जरूरत अलग से तो पड़ेगी नहीं, मीन यहाँ पर 4 आ रहा है, और जो सिग्मा एक्स आई माइनस मीन आ रहा था आपका, ये आ रहा था 20। अब यहाँ पर आपसे पूछा है पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फार्मूला आपको यूज करना है सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए रूट भी लगा था, तो ये आपके पास 20 आ गया। 20 अपॉन में 4 - 1 करेंगे यहाँ पर, क्योंकि डाटा 4 था, 4 में से 1 माइनस करेंगे, 3 आ गया, तो ये आ जाएगा 6.67। इसका आपको स्क्वायर रूट करना है, तो इसका स्क्वायर रूट आई थिंक यही बन सकता है 2.58, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ से 2.5 लेता हूँ तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो उससे थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, तो उससे ज़्यादा ही आ रहा है यहाँ पर 6.67, तो यही हमारा आंसर बनना चाहिए, थर्ड का सी। फोर्थ में कह रहा था फॉलोइंग डाटा आर फॉर्म ए सिंपल रैंडम सैंपल, दिस द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड वेरिएंस। यहाँ पर वेरिएंस पूछा है, बस रूट नहीं लगाना, इतना काम करना। तो इसके लिए पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, मीन निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो 5 8 13, 13 7 20, 20 30 40 50 60 54, डाटा कितना है यहाँ पर आपके पास 6, तो ये हो गया 9। सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर निकालेंगे, देखो 5 - 9 करेंगे -4 का स्क्वायर आएगा 16, तो डायरेक्ट मैं 16 लिखता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, इधर 4 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, और इधर 14 में से 9 के 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29 और 1 30, तो ये हो गया 30, 30 और 40, 40 से 46 और 2 48, 48। अब यहाँ पर आपको चाहिए सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, n-1 क्यों? क्योंकि सैंपल का डाटा था और आपसे पॉपुलेशन का पूछ रहा है, तो ये उठ गया आपके पास 48 अपॉन में 6 - 1 यानी 5, 5 ने ये आ जाएगा 9.6, ऑप्शन आएगा फोर्थ का सी। फिफ्थ में कहता था पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम ए रैंडम सैंपल दिस। ठीक है, वही पिछली बार वाला ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मीन निकाल लेते हैं पहले। 12 और 8 20, 30, 40 5 45। ठीक है, ये आ गया आपके पास, और कितना है आपके पास, ये 5 है, 9 आ गया। सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, देखो 6 - 9 -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 - 9 0, 10 - 9 1, 12 - 9 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 8 - 9 - 1 का स्क्वायर 1, दोनों 18 और 2 20। तो आपको क्या करना है, 20 डिवाइडेड बाय 5 - 1 यानी 4 से डिवाइड कर लेना है, इसका स्क्वायर रूट आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा है, तो √5 आपका आंसर आ रहा है, ऑप्शन बन गया आपके पास सी। उसके बाद 6 क्वेश्चन में कहता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या होता है। यहाँ पर कह रहा था 95% ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स आर एक्सपेक्टेड टू कैप्चर द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक, और फिर बी पार्ट में कह रहा है द 5% ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल आर एक्सपेक्टेड टू कैप्चर द पॉपुलेशन पैरामीटर, ये तो नहीं है बिल्कुल। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल में या तो ये हो सकता है, या फिर यहाँ देखते हैं आउट ऑफ 100 सैंपल ड्रॉन 95 विल ऑलवेज प्रेडिक्ट द ट्रू सैंपल पैरामीटर, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इन दोनों में से अगर बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालेंगे तो ये आएगा आउट ऑफ 100 रैंडम सैंपल ड्रॉन 95 विल ऑलवेज प्रेडिक्ट ट्रू सैंपल पैरामीटर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन रहेगा आपका सी। अब यहाँ पर देखिए, इसको का मैच द कॉलम आपको करने हैं, जो आपको बिल्कुल सिंपल सा दिखाई दे रहा है, सीधी सीधी चीज़ें दिखाई दे रही है। जैसे सैंपल मीन क्या होता है, सैंपल मीन होता है आपका ये, तो ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये A B C D आने से, तो बी का होना चाहिए सेकंड, बी का सेकंड यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया। अब इसमें देखो आप, सी की वैल्यू यहाँ थर्ड है, यहाँ फोर्थ है, यहाँ फोर्थ है, डी डी का यहाँ पर तीनों में ऑप्शन अलग अलग है, तो आप सीधा डी को देखो कि डी यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर डी आपके पास है जेड डिस्ट्रीब्यूशन, तो जेड डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, जेड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, सैंपल साइज अगर 30 से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है, यानी डी का ऑप्शन बनना चाहिए 1, डी का ऑप्शन 1 यहाँ पर है, तो ऑप्शन बनेगा आपका फोर्थ, यानी ऑप्शन बनेगा आपका डी।
सेवंथ का आंसर आएगा। If 95% confidence interval for a population mean was reported to be this, the margin of error। अब ये कह रहा है कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है 95% के हिसाब से, वो आपका ये आ रहा है। तो ये जो लोअर लिमिट और हायर लिमिट है, ये हम कैसे बनाते हैं? तो लोअर लिमिट निकालने के लिए आपको सैंपल मीन में से मार्जिन ऑफ एरर को माइनस करना होता है, और अपर लिमिट निकालने के लिए सैंपल मीन में मार्जिन ऑफ एरर को आपको प्लस करना होता है। तो यहाँ पर आप जो छोटी वाली वैल्यू है कितनी है, 152, सैंपल मीन माइनस मार्जिन ऑफ एरर, सैंपल मीन हमें दे नहीं रखा, और बड़ी वाली वैल्यू है 160 प्लस मार्जिन ऑफ एरर, साइन चेंज कर लो ताकि ये कट जाए, यह आ जाएगा यहाँ से -8, यह आ जाएगा -2e, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 4, मार्जिन ऑफ एरर आएगा यहाँ पर 4। और आप यहाँ से डायरेक्टली भी देख सकते हो 152 और 160 के बीच में गैप आ रहा है 8 का, 8 का आधा कर दो सीधा, 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ये आ जाएगा। 8 का ऑप्शन बन गया सी। 9th पे चलते हैं। 9th में कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रिलेशन बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। इनमें से एक रिलेशन ठीक है, वो हमें बताना। तो ये जो डेविएशन है यहाँ पर, ये और ये तीनों डेविएशन है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन फॉर ऑल सैंपल साइज इक्वल होते हैं, नहीं, ये तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो डेविएशन है, डेविएशन मतलब आप मार्जिन ऑफ एरर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एरर जो होती है उसके बीच में, एरर जितना सैंपल साइज कम होगा, मतलब जितना एरर कम होगा उतना हमारा प्रेडिक्शन सही होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई x माइनस म्यू इंक्रीज व्हेन इंक्रीज द साइज ऑफ सैंपल। जब हम सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं तो ये भी इंक्रीज होता है, तो ये गलत है। सैंपल साइज अगर इंक्रीज करेंगे हम तो ये कम होगा। तो यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें कि दिस डिक्रीज व्हेन इंक्रीज द साइज ऑफ सैंपल, जितना हमारा सैंपल साइज इंक्रीज होता है उतना हमारा जो डिफरेंस होता है पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बीच में उतना कम हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा इसका डी। बिलो आर द स्टेजेस फॉर ड्राइंग स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। यहाँ पर ये कुछ स्टेजेस दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि इसमें पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपके पास क्या होती है, सबसे पहले होती है आपके पास एक पॉपुलेशन, सबसे पहला काम है, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। हमारे पास एक पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन से फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक सैंपल निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकेंड हो गया। यहाँ पर देखो बी के बाद ए, बी के बाद ए, बी के बाद ए, ये, तो यही आपका सही आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे के ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। फिर डी कह रहा है, तो डी में क्या कह रहा है कि हमने सैंपल निकाल लिया, सैंपल में निकालने के बाद हमने उसको डाटा टेबुलेशन करा, जो भी डाटा आपके पास आया उसको आपने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद फिर आपने उसको एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद फिर आपने एक उससे रिजल्ट निकाला, एक इन्फ्रेंसेस निकाला पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैच द कॉलम में कहता है कि भाई फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन, सैंपल, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। देखो यहाँ पर अब क्या करा है, फाइनाइट पॉपुलेशन देखो इसमें से जो आप गिन सकते हो, वर्कर इन ए फैक्ट्री गिन सकते हो, ठीक है, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100, 1000 हो, गिन सकते हो। तो ए का जो ऑप्शन है वो बनना चाहिए थर्ड, ए का थर्ड इन दोनों में है, तो ये दोनों तो आपके हो गए क्रॉस। बी का फोर्थ आ रहा है, छोड़ दो इसको, चेक ही मत करो, ठीक है, बी का फोर्थ आएगा ही आएगा, दोनों में आ रहा है। सी में देखो सैंपल, सैंपल में कह रहा है कि भाई स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ द कैप्चर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इट। तो यहाँ पर बी का ऑप्शन बनना चाहिए वन, तो सॉरी सी का ऑप्शन बनना चाहिए वन, सी का ऑप्शन आएगा वन, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी का वन, यानी ऑप्शन बनेगा इसका सेकंड, मतलब ऑप्शन बनेगा 11th का बी। 12th में देखो, 12th में द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 95% इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स मीन 95%, 95% इन दोनों में से कोई एक होगा। तो कह रहा है 95% द सैंपल नॉन इंक्लूड द पॉपुलेशन पैरामीटर, ये कह रहा है 95% द सैंपल ड्रॉ डू नॉट इंक्लूड द पॉपुलेशन पैरामीटर, तो ये वाला ही ऑप्शन आपका इसमें बनना चाहिए। 5% ऑफ द सैंपल ड्रॉन इंक्लूड, 5% सैंपल ड्रॉन, ऑप्शन बनेगा इसका फर्स्ट आपका। अगर कॉन्फिडेंस लेवल 95% है तो इसका मतलब 95% द सैंपल ड्रॉन इंक्लूड द पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स अबाउट द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में इसमें से क्या गलत दिया हुआ है,
क्या रॉन्ग दिया हुआ है वो आपको बताना है। तो अगर स्टेट दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सैंपल अप्रोच इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तो होता ही है सेंट्रल लिमिट थ्योरम में। इट शो बेल शेप कर्व, बेल शेप कर्व जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बनता है तो बेल शेप कर्व भी बनता ही है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक बात कह रहा है। जब हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाते हैं तो वो बेल शेप कर्व में आ जाता है अपने आप, ठीक है। तो पहले उसका क्या शेप था वो कोई मैटर नहीं करता। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग ए पाई चार्ट, पाई चार्ट इसमें नहीं बनता है। तो यही आपका ऑप्शन बनेगा। Out of 1000 employee, 100 have to be selected for a survey. After being arranged in the alphabetical order, each one is assigned a number from 1 to 1000. In number 4 is selected and then every 10th person is selected. पहले हमने एक select करा जिसका नंबर है 4, उसको हमने select कर लिया और उसके बाद हमने कहा कि हर 10th person select होगा, यानी 4 के बाद 14, 14 के बाद 24, 24 के बाद 34, इस तरह से select होता जाएगा। तो ये वाली जो सैम्पलिंग होती है इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। 14 का ऑप्शन बन गया डी। 15 में देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैटिस्टिक। द मीन मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट इन ए स्कूल ऑफ द स्ट्रेंथ 2000, स्ट्रेंथ 2000 की है, हमने मीन निकाला है 100 का, तो मतलब हम यहाँ पर सैंपल का यूज कर रहे हैं, तो ये स्टैटिस्टिक है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। द मीडियन हाइट ऑफ ए 100 स्टूडेंट इन ए स्कूल ऑफ द स्ट्रेंथ 2000, यहाँ पर 2000 है लेकिन हम मीन निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं हम 100 स्टूडेंट का, तो ये भी हमने सैंपल का डाटा यूज किया हुआ है यहाँ पर भी। द मीन सैलरी ऑफ ऑल वर्कर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हम यहाँ पर सारे वर्कर का मीन निकाल रहे हैं, तो सारे वर्कर का निकाल रहे हैं मतलब हम यहाँ से सैंपल नहीं निकाल रहे, हम पूरी पॉपुलेशन यूज कर रहे हैं, मतलब ये पैरामीटर होना चाहिए, ये स्टैटिस्टिक नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन बना आपका सी। 16 में कहता है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो नोन एज, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सैम्पलिंग में, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको आप स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं। लेट टेस्ट स्टैटिस्टिक ऑफ योर डाटा रिप्रेजेंटेड बाय दिस, टी की वैल्यू आपकी ये आ गई एंड इट इज इवन और इवन सॉरी गिवन दैट, ये आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है। देन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो हमारी जो वैल्यू है इस वाली वैल्यू से ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा वैल्यू आ रही है, जब टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू ज़्यादा आती है तो उस केस में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी अल्फा होता है, तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पर रिजेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, नल हाइपोथेसिस इज नॉट एक्सेप्ट, मतलब रिजेक्ट ही हो गया ना, ठीक है, इसका मतलब रिजेक्ट ही हो गया, तो यही आपका ऑप्शन बनेगा 17 का। कंसिडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट, ये दे रखा है आपको नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। A sample of 36 is provided with a sample mean of 25.75. The population standard deviation is 3. The value of test statistic. तो आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है वो पॉपुलेशन का दे रखा है, तो फार्मूला जो आप लगाओगे यहाँ पर सैंपल मीन माइनस कंपेयर्ड मीन डिवाइडेड बाय एस बाय रूट एन लगाएंगे। तो सैंपल मीन आपको दे रखा है कितना 25.75, कंपेयर्ड मीन है 26, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3 और डिवाइडेड बाय रूट 36, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा -0.25, ये रूट 36 ऊपर आकर 6 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 टू द 6 आ जाएगा -0.50, ऑप्शन बनेगा इसमें आपका बी। 18 का आंसर हो गया। The following data is from a simple random sample. This, if the point estimate of the population mean is this, then the value of x is this. आपको ये कह रहा है कि भाई इसका जो मीन है, क्योंकि पॉपुलेशन का पॉइंट एस्टिमेट मीन निकालो या सैंपल मीन निकालो, बात तो एक ही है, तो मीन आपको इस डाटा का मीन आपको 23 दिया हुआ है, तो इस x की वैल्यू क्या है। तो मीन के लिए सीधा तरीका होता है कि आप इन सब का टोटल करो, टोटल अगर हम इसका करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 9 24, 24 और 2 26, बचे 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 126 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कितनी टर्म है 3 3 6 इक्वल्स टू में 23 हो जाएगा, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, इसको ले जाके यहाँ पर माइनस कर दो, 8 में से 6 गए 2, 3 में से 2 गए 1, एक्स की वैल्यू आ गई 12, 20 का जो ऑप्शन आ गया वो आ गया ए।
If 95% confidence interval for the population mean was reported to be 160 to 170, standard deviation is this, then size of the sample used in this study. साइज ऑफ सैंपल यानी आपसे एन पूछ रहा है यहाँ पर। एन निकालने के लिए आपके पास सैंपल मीन होना चाहिए और और स्टैंडर्ड वो जेड की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है, ठीक है। तो जो इसमें लोएस्ट वैल्यू है 160 है, हाईएस्ट वैल्यू 170 है, तो 10 का गैप आ गया, यानी मार्जिन ऑफ एरर तो आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, मार्जिन ऑफ एरर 5 आ गया। आपको सैंपल मीन भी चाहिएगा, तो जो फार्मूला है अगर हम पहले वाली वैल्यू को यूज़ करते हैं तो उसमें से सैंपल मीन में से मार्जिन ऑफ एरर माइनस होता है, तो ये आ गया आपके पास 165। अब जो मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला आपके पास ये होता है जेड अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। ठीक है, मार्जिन ऑफ एरर ये हो गया आपके पास, कितना आया था 5। जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी है 1.96, स्टैंडर्ड डेविएशन है 25 डिवाइडेड बाय रूट एन, ये आपको निकालना है। तो इसको हम इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 एक 30, 5 45 और 3 48, 5 और 4 9। अब एन निकालना है तो आपको 9.8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 9.8 का जो स्क्वायर है इसमें से क्या हो सकता है, 9 में 81, 81 से तो खैर ज़्यादा होगा, 81 से ज़्यादा सिर्फ एक ही, ये दो टर्म आ रही है 96 और 125, तो आंसर आपका 96 होना चाहिए। ठीक है, बिना निकाले इस तरह की वैल्यू अगर दे रखी है तो आप एस्टिमेट लगा सकते हो, निकाल के देखना चाहो निकाल के देख लो। 9.8 का अगर आप स्क्वायर करोगे, सीधा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखिए 9.8 इंटू 9.8, 96.04 आ रहा है, तो यही आपका आंसर बनेगा 96। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको मैच द कॉलम करने हैं, और यहाँ पर ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सैंपल लीड्स टू ए बिकमिंग ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा सेंट्रल लिमिट थ्योरम में होता है। ठीक है, ऐसा सेंट्रल लिमिट थ्योरम में होता है, तो एक ऑप्शन बनना चाहिए फर्स्ट। ये तीन दे रखे हैं आपको, एक ऑप्शन फर्स्ट, इसको तो छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा देखो जो रिपीट नहीं हो रहा, तो डी जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप डी को देखो क्या है, सम एजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में अगर हम कुछ एजम्पशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, यानी डी का ऑप्शन बनना चाहिए 2, तो डी का ऑप्शन 2 यहाँ पर है, ऑप्शन बन गया इसका। तो इस तरह से थोड़ा वाइजली यूज़ करोगे, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो आप वाइजली यूज़ करो, मतलब आपको कौन सा सॉल्व करना चाहिए, ये नहीं कि सारे के सारे आप लाइन से सॉल्व करने बैठ जाओ, टाइम वेस्ट करो अपना, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसी नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी लेस देन एंड गिवन वैल्यू देन द नल हाइपोथेसिस। यहाँ पर ही लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन है तो एक्सेप्ट होगा यानी ऑप्शन बनेगा। फॉर स्टूडेंट टी टेस्ट द टेस्ट स्टेटिस्टिक इज गिवन बाय दिस। अगर ये फार्मूला भी दे रखा हो, ठीक है, और दूसरा वाला फार्मूला जो रूट एन वाला फार्मूला भी दे रखा हो, तो दोनों में से फिर आप इसको टिक करना। लेकिन अगर एक ही दे रखा फार्मूला, या फिर ये वाला, या फिर केवल खाली रूट एन दे रखा हो, तो दोनों ही ठीक रहे। ठीक है, लेकिन अगर दोनों दे रखे हैं तो फिर आप ये वाला टिक करना। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सैंपल इज नोन एज, अगर हम सैंपल से कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। If the purpose of t-test of significance, a random sample size 34 is drawn from a normal population, then the degree of freedom. Degree of freedom अगर वन सैंपल होता है हमारे पास, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए n-1 करते हैं, तो 34 - 1 करेंगे, आंसर आ जाएगा 33। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो में पर हम फिनिश करते हैं। आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के क्वेश्चन है किस तरह से आपको डील करने हैं, चाहे आप सीबीएसई क्लास 12 के एग्जाम दे रहे हो या फिर आप सीयूटी के एग्जाम दे रहे हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल जरूर रहेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स ऑल।